नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग से करेंगे। रुझानों में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार, 47 सीटों पर बीजेपी चल रही है आगे। कांग्रेस गठबंधन 31, अन्य 7 सीट पर आगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 52 सीट पर आगे। बीजेपी 27 पर, पीडीपी 2 और अन्य 9 सीटों पर आगे। अपडेट आपको दे रहे हैं हरियाणा से और जम्मू कश्मीर से। वहीं सिरसा से अपडेट देते, सिरसा के कालावाली से कांग्रेस के शिषपाल केहवाला 22,712 वोटों से जीते। कालावाली हल्के के तमाम मतदाताओं का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने पिछली बार से भी अधिक मतों से मुझे जिताने का काम किया। जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया है, उसका हम कर्जा कैसे उतारेंगे, ये आने वाले समय में हम हमारी जनता के बीच में जाके काम करेंगे। और मैं ये मानता हूं, ये जीत मेरे लिए और कालावाली के लिए बड़ी सुखद रहेगी। वहीं सोनीपत की खरखोदा विधानसभा से पवन खरखोदा करीब 5,500 वोटों से विजय घोषित हुए। देखिए, जो 15 साल के गड्ढे हरी व्यक्ति ने खोदने का काम किया था, अगले आने वाले 5 साल में उन गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा। आप किसको श्रेय देना चाहिए? ये जीत का श्रेय मेरे पूरे खरखोदे के लोगों को है, छत्तीस बिरादरी के लोगों को है। और मैं ये मानता हूँ कि पहली बार एक व्यक्ति एमएलए ना बनकर पूरा खरखोदा का एमएलए बना है। क्या नीति रही? क्या नीति? तो रोहतक में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल। पूर्व सांसद संजय भाटिया और संगठन मंत्री फरींद्रनाथ शर्मा ने करवाया कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा। पूर्व सांसद संजय भाटिया ने जताया कार्यकर्ताओं का आभार। हरियाणा की जनता ने जताया भाजपा की नीतियों में भरोसा। तो हरियाणा के नतीजे से लगी नरेंद्र मोदी पर विश्वास। मनोहर लाल की नीतियों और नायब सैनिक के कामों पर मुहर, संजय भाटिया का कहना है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम के मिल रहे रुझानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो सोच रहे थे उसी दिशा में परिणाम आ रहे हैं। राहुल गांधी कभी खेत में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, कभी जलेबी बनाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है कि काम कौन कर रहा है और कौन नाटक। किसानों के प्रदर्शन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वह ठोस काम है, हवाई काम नहीं कर रहे हैं। हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण के लिए एक काम हो जाता है। किसान भी समझ रहे हैं और जनता को भी समझ में आ रहा है, किसानों के जो काम मोदी सरकार में हो रहे हैं वह कभी कांग्रेस पार्टी के नहीं किया। हरियाणा में मोदी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, उसका परिणाम सामने आ रहा है। ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहां खड़े हूं। कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन है। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए, वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है। किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। वहीं हरियाणा चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि असल में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने जो 10 सालों में काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति का असर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूं। मैंने खुद भी वहां का दौरा किया था और मैंने पहले भी कहा था कि असल में यह चुनाव कांग्रेस का नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का था। भाजपा ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं। जनता भी विकास की बात को ही पसंद करती है और इसलिए आज भाजपा का कमल फिर से खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूँ। और अब सीधे डिबेट की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, वो भी मौजूद हैं। महेश कुमार वैद हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है महेश कुमार जी आपका। और शेख नासिर जी जम्मू कश्मीर से हैं, पीडीपी के नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है शेख नासिर जी। भूपेंद्र सुल्लेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से जुड़े हैं। अमित शर्मा जी भी स्टूडियो से जुड़े हैं, वरिष्ठ माफ कीजिएगा कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरियाणा की ओर का रुख करते हैं। महेश कुमार वैद जी, क्या लगता है कि हैट्रिक की ओर जो बीजेपी है वो बढ़ रही है? जी, हैट्रिक की ओर बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जो नतीजे हैं, रुझान है, तो नतीजों में बदल सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है जी। तो भाजपा सत्ता में आ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। और इसकी बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट जीता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन जीता है और कांग्रेस का प्रबंधन फेल होगा। अगर नतीजे ऐसे ही रहते हैं जैसा रुझान में दिख रहा है तो इसकी हम अगर समीक्षा करना चाहें तो इसकी सबसे बड़ी नींव उस दिन पड़ गई थी इस नतीजे की जिस दिन समाचार पत्रों में ये खबर आई थी कि 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से दी गई है, कुमारी शैलजा को इग्नोर किया गया है। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब है कि ये जाट की सरकार बनेगी, ये इनडायरेक्ट रूप से मतलब जाट की सरकार बनेगी। जो दूसरी तरफ नॉन जाट था उसको नामजद किया गया और जो नॉन जाट जो है वो बीजेपी की तरफ एक तरफा नामबंद होकर के आया। आप इस परिणाम नहीं देख सकते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जैसा थी वैसा हुआ। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार की बात की गई, कांग्रेस की सरकार की बात नहीं की गई। दूसरी बात, भाजपा के पक्ष में आरएसएस और उससे जुड़े संगठन थे, सबने बड़ी मेहनत की, एक एक वोट को घर से निकाला। कांग्रेस अच्छा आत्मविश्वास और कांग्रेस अपनों का ही विरोध करती रही, एक दूसरे की टांग खींचती। और कांग्रेस में आप देखेंगे कि होड़ पिटी हुई कि फलाना व्यक्ति आगे न निकल जाए। अपनों को हराने में भी कांग्रेस का कई चीजों पर आप देखेंगे रहा। और फिर मैं बता जिस दिन 72 सीटें जी 72 सीटें भूपेंद्र हुड्डा के खाते में गई जिस दिन की खबर आई थी, उस दिन से कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए मतलब थे। कि बीजेपी मान रही है कि कांग्रेस का जिला स्तर बीजेपी मान रही है कि तीसरी बार जो है उसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा। महेश कुमार जी, संगठन ही नहीं था जो वोटर को लेकर के बूथ तक जाए। बीजेपी मान रही है कि तीसरी बार जो है सरकार। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। जी जी, अब आपको आवाज आ रही है महेश जी? हाँ, आ रही है जी। मतलब कि बीजेपी मान रही है कि तीसरी बार जो है हरियाणा में बीजेपी सरकार बना रही है। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन जैसे रुझान है अगर ऐसा परिणाम निश्चित रूप से सरकार जा रही। जी बिल्कुल। शेख नासिर जी भी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी के नेता हैं। शेख नासिर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? नासिर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है नासिर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहेंगे जो हम रुझान देख रहे हैं? कांग्रेस हालांकि आरोप भी लगा रही है। कभी तो बात मैं अपनी टिप्पणी कुछ करूं उसके पहले एक वैद्य जी से मेरा सवाल है। वैद्य जी, आप कह रहे हैं कि अभी परिणाम बदल सकते हैं, ये क्या आपको किस स्थिति में कह पा रहे हैं? क्या वोटों का अंतर जीत हार का बहुत कम है? और अभी करीब 20 सीटें ऐसी है हरियाणा में, करीब 20 सीटें ऐसी त्रिपाठी जी जहाँ 5000 के आसपास का अंतर चल रहा है, कोई 2000 से कोई 3000 से, ऐसी कई सीटें हैं। इसके आधार पर कह रहा हूँ कि हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जैसे परिणाम आए हैं मुझे लगता है तो बदलाव की हमको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज 42-44 जाएगी, थोड़ा सा कम रह जाएगी, तब भी सरकार रही है। बिल्कुल, थोड़ी सी आपकी आवाज कट कट के आ रही थी बहुत। ये जो परिणाम मतलब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, शहरी इलाके हैं 53 सीटें उनमें हैं और ग्रामीण क्षेत्र है, जाट समुदाय वाली बहुत सारी सीटें हैं, एससी प्रभावित बहुत सारी सीटें हैं, इनमें क्या थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, इनमें कहां बीजेपी को किस जगह बहुमत है, कांग्रेस को किस जगह बहुमत है? पाठी जी, 2 चीजें हुई है जी। ऐसी सीटों में वर्गीकरण जो हुआ,
2021 में सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो वर्गीकृत किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका काफी असर यहाँ इन ऐसी कम्युनिटी का ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। जाट बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे वजह यह है कि एक एक सीट पर दो जाट कम्युनिटी के उम्मीदवार खड़े थे। इसके अलावा जो नॉन जाट है, जितना जाट मजबूती से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ा हुआ, उतनी ही मजबूती से नॉन जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। और कांग्रेस के नेता जो नौकरियों के नाम पर जो जिन्होंने बातें की कि 50 आदमी 50 वोटों पे 50 लोगों पर एक आदमी की नौकरी लगेगी, जिस तरह के बयान आए अलग अलग क्षेत्रों से, और जो लोग खुश हो रहे थे, उससे युवाओं को लगा कि जो योग्यता के आधार पर नौकरी की बातें मनोहर लाल सरकार ने शुरू की थी, नायब सिंह सैनी सरकार ने उसका वादा किया था, वो कहीं खत्म न हो जाए और फिर भाई भतीजावाद और सिफारिश के आधार पर नौकरी का युग लौट न आए। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो मनोहर लाल ने बिना खर्ची पर्ची का जो नारा दिया था, वो व्यवहार में भी लागू किया था। ग्रुप डी और सी में, इससे ऊपर मैं हाँ नहीं भर रहा हूं, ग्रुप डी और सी में भेदभाव रहित नौकरियां जो दी थी, उसका असर रहा है। क्षेत्रवाद जो उसको दूर किया, उसका असर रहा है। पहले रोहतक में किसी ने काम किया, किसी ने सिरसा में, किसी ने हिसार में काम किया। मनोहर लाल के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने सभी क्षेत्रों में समान विकास कराने की कोशिश की। हाँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए चुनाव जाट और नॉन जाट के बीच ऐसी लड़ाई के रूप में लड़ा गया, जहां पर आप देखेंगे कि वोटों का ध्रुवीकरण इसी कारण हुआ है। जी, तो कविता, आपने हमसे सवाल किया था। देखिए, ये तो खैर अब अमित जी की पार्टी को निश्चित तौर पे इसमें मंथन करने की जरूरत है। जहां आप शुरू में, हमारे वैद्य जी ने भी कहा कि शुरू में जब चुनाव अनाउंस हुए थे, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सुनामी है। फिर उसके बाद बोले कि कांग्रेस का तूफान बह रहा, फिर आंधी बह रही, फिर धीरे धीरे नेक टू नेक फाइट में आ गए। वैद्य जी भी ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का जीत है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है, अति उत्साह में आ गई और उनको लगा कि हमारी सरकार तो बनी रही। तो पहले दिन से ही, जैसे यहाँ हाई कमान का तय था कि खट्टर जी को हटा करके नायब वन मैन शो नहीं रहता, त्रिपाठी जी वन मैन शो नहीं रहता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शो नहीं रहता, कांग्रेस का शो रहता। तो निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में आ रही थी। अगर कांग्रेस सत्ता से दूर हो रही है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा केंद्रित होने के कारण हो रही है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा को साथ लेकर चलते, दूसरे नेताओं को साथ लेकर चलते, तो इसका असर होता। लेकिन एक एक करके दूसरे नेताओं को दूर किया गया और मुख्य धारा में, मुख्य केंद्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए। टिकटों का वितरण उनके कहने से हुआ, ऐसा संदेश गया। तो जिस दिन 72 सीट्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई है, ये समाचार आया था, उसी दिन से कांग्रेस का मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए जनाधार घटना शुरू हो गया। नहीं, मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा। यहाँ तो हरियाणा के अंदर की बात की अलग बात है, पूरे देश में तो था कि राहुल जी की जीत और मोदी जी की उससे आकलन किया जा रहा था। तो इसमें राहुल जी की कितनी सभाएं हुई और राहुल जी ने कितना प्रभावित किया? प्रियंका जी की भी सभाएं हुई क्या? उन्होंने भी प्रभावित किया? ये सवाल है आपसे। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यहाँ सवाल नहीं है। उनकी सभाएं हुई, वहां पर कई सीटें हारी भी है, कई सीटें जीती भी है। मैं उसका समीकरण यहाँ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जो भाजपा के भी स्टार प्रचारक आए, जो हरियाणा में जो चीजें, स्थिति जो स्पष्ट हुई है, उसके पीछे एक ही गणित है। एक तरफ जातिगत गणित है, वही सबसे प्रभावी रहा है। डेवलपमेंट की आप लोग जो बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा इतना प्रभावी नहीं रहा जितना कि जाति आधारित जो राजनीति हरियाणा की है, उसमें जो जाट और गैर जाट की राजनीति हुई है, उसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। डेवलपमेंट की बात की जगह सबसे ज्यादा असर रहा है बिना खर्ची पर्ची की नौकरी का। वो मैं मान रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। अहिरवाल की बेल्ट में जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा दक्षिण हरियाणा में यही काम किया है, यही असर रहा है बिना खर्ची पर्ची की नौकरी का। चलिए, कविता जी हमारे साथ अमित जी भी हैं, शेख नासिर जी भी जुड़ गए हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शेख नासिर जी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का पलड़ा भारी और अमर अब्दुल्ला दोनों सीट से आगे हैं और इल्तिजा मुफ्ती ने हार मान ली है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर हम थोड़ा सा पास में जाकर के देखें तो जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तरह यहाँ
हर 5 या 6 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो बदलाव होता है। 2002 में पीडीपी सत्ता में थी, उसके बाद 2008 में जब चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई। 2014 में दोबारा से पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। लेकिन इस बार 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कुछ डिफरेंट है। जम्मू कश्मीर में चूंकि 2014 में पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उसके बाद आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के साथ ही मरकजी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर पीडीपी रही और पीडीपी की मैक्सिमम लीडरशिप को, जो यहाँ सिटिंग एमएलए, एमएलसी या मिनिस्टर थे, उनको पार्टी से निकाल करके बीजेपी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में किया कि नई पार्टीज क्रिएट की। हालांकि आज वो एक्सपेरिमेंट फेल होता दिखाई देता है क्योंकि वो नई पार्टीज अपना खाता नहीं खोल पाई। तो उस वजह से कहीं ना कहीं पीडीपी की जो सारी की सारी जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो लीडर्स थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो कोई बहुत ही बुरा समय पार्टी के अंदर आया। लेकिन उसके बाद पार्टी की लीडरशिप ने, खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस प्रकार से पार्टी को फिर से उस स्थिति में लाने की कोशिश की, मेहनत की, लोगों के बीच में गए, आज जो वोट परसेंटेज हमारा है वो काफी अच्छा है। भले ही नंबर्स हमारे पास उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सारी जगहों पर लीड कर रही है, लेकिन ये मानना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस भी है। वहां पर उन्हें कांग्रेस का भी वोट मिला और दूसरे नंबर पर पीडीपी ही सब जगह आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं वोट शेयर की जहां तक बात करते हैं तो पीडीपी के बाद अच्छा खासा वोट शेयर आज भी है, लेकिन अभी कुछ समय बाद फाइनल रिजल्ट सामने आएंगे तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आर्टिकल जो है 370 उसका फायदा जो है बीजेपी को हो रहा है? आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद बीजेपी ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलेगा और उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ सीटें मिलेंगी। लेकिन जम्मू क्षेत्र में 25 सीटें थी बीजेपी के पास पिछले चुनाव में, जबकि जम्मू डिवीजन में 37 टोटल सीट्स थी। आज जम्मू डिवीजन में 43 सीट्स हैं और आउट ऑफ 43 भाजपा जो है वही 25-26 पर सिमट गई है। यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपने सुनी होगी कि बीजेपी के जो राज्य अध्यक्ष है, जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, वो खुद अपनी सीट हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्डिक्ट लोगों ने 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ दिया है। यानी 370 के एब्रोगेशन से लोग खुश नहीं है, इसलिए बीजेपी को इतना बड़ा झटका जम्मू कश्मीर में मिला है। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी भी है। अमित शर्मा जी, आपने पीडीपी नेता को भी सुना और महेश कुमार वैद्य जी को भी सुना और बाकी आप रुझान भी देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से रुझान पहले आ रहे थे उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन अभी चूंकि जब हरियाणा बात हुई तो वैद्य जी भी बात कर रहे होंगे, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी चर्चा की होगी कि टीवी पर जो चुनाव आयोग है वो करीब 8 और 9वें राउंड को ही अभी दर्शा रहा है, लेकिन वहां पर 12 और 13 राउंड से ऊपर की गिनतियां चालू हो गई हैं। और अभी कांग्रेस की, मेरे यहाँ आपके चैनल में आने से पहले जो आप 32 दिखा रहे हैं आपके चैनल में, अभी 39 था और 39-41 पर कांग्रेस है और 48 पर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ये जो रेशो अभी लगातार चुनाव आयोग के रिजल्ट से मैच होकर मीडिया में लगातार दिखाई दे रहा है और वह गिनती भी करीब 26 जगह ऐसी सीटें हैं जहां पर गिनतियां बहुत स्लो चल रही हैं। प्रशासन के द्वारा नोकझोंक की जा रही है, वहां कार्यकर्ताओं के द्वारा नोकझोंक की जा रही है। और अभी हम विनेश फोगाट को अगर 2 घंटे पहले देखें तो उनको हराया जा रहा था और फिर जब बाद में 1 घंटे बाद रुझान आए तो उनको 6000 के ऊपर वोटों से जो टीवी में दिखाई दिया उनको जिताया गया। कई चैनलों ने जीत घोषित करी। ऐसे कई हैं, कई ऐसे कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो करीब 1800 और 1200-1500 वोटों से आगे चल रहे थे। वो कहीं ना कहीं मार्जिन जरा से उस पर है और राउंड अभी 12 और 13 चल रहा है। मैं समझता हूं कि और 1 घंटे धैर्य रखने की बात है, परिणाम आपको परिवर्तित दिखाई देंगे। अब रही बात जम्मू कश्मीर की, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पर हम चर्चा करें तो इसमें निसंदेह उस पर कोई अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। वहां जैसा अभी बताया साथी ने कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो स्वयं हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हमेशा कम्युनल की बात करी, लोगों को तोड़ने की बात करी, कश्मीरी की पंडितों पर खूब राजनीति करने की बात करी, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो चाहे वो धरातल पर हो, अलग करने की बात करी। लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा कहा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जब वो लाल चौक पर गए थे, बात राजनीति में जीत हार चलती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नहीं, देश को हम तोड़कर, अलग बांटकर, जाति में बांटकर, भागों में बांटकर, लोगों को लड़ाकर राजनीति नहीं कर सकते। भारत की संस्कृति नहीं है।
और जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा था कि जो वहां के गवर्नर हैं वो मीटिंग कर रहे थे कि 5 विधायक अपने मर्जी से चुने जाएंगे, पूरी चैनल में चल रहा था, वो सब अंदर खाने घर बैठ गए और कहीं ना कहीं वह संविधान पर जनता का मैंडेट हुआ है। और हरियाणा में जिस तरीके से देखिए आप, जीत हार भले ही अभी करीब हो, लेकिन वो लोग नहीं भूल सकता वहां का किसान कि जिसके कीलों की और तोपों और बंदूकों से किसान को दिल्ली में रोका गया था। विनेश फोगाट राजनीति में बाद में आई, पहले देश का स्वाभिमान और खिलाड़ी थी, उसने देश के लिए मेडल लेके आई थी, उसका किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपमान किया। जीत हार बात अलग है, मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी और 1 घंटा रुकना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी भी है। भूपेंद्र जी, जो सभी पार्टियां हैं वो दावे कर रही हैं कि हमारी जीत होगी, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि आपने सभी को सुना और रुझान भी आप देख ही रहे हैं। देखिए, 1 बजे के बाद ये पिक्चर क्लियर सी हो गई है, लेकिन कुछ 5 सीटें हो सकती हैं जो 1000 के अंदर हों और जिनका हेरफेर हो सकता है, लेकिन उसमें निर्दलीय भी 2-3 आएंगे लगभग तय है हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर की तो पिक्चर क्लियर है कि वहाँ पे कांग्रेस और एनसी गठबंधन मिला के सरकार बना रही है। दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस के साथ है और बीजेपी, वहाँ पे जो हरियाणा में जो फेर हुआ है, हरियाणा में पहले ये स्पष्ट दिख रहा था कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, लेकिन जो बीजेपी के जो अनुसांगिक संगठन है, मैं कहूँगा, उन्होंने जो ग्रास रूट पे काम किया है, जो जमीनी स्तर पे काम किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे क्या है, 20% वोट अनुसूचित एससी का है और जिसमें 17 विधानसभा सीटें हैं। उन विधानसभा सीटों पे जो कि शैलजा जी वहाँ कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और वो कई दायित्वों में ही रही, केंद्र की मंत्री भी रही, और जो जाट के नेता भूपेंद्र जी रहे और भूपेंद्र जी के साथ जो ऑर्गेनाइज जाट वोटर रहा और जो कि वहाँ के कुल वोट का 1/3% है, उनके जो डिवीजन हो गया और जो ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस को ही मिलेगा एससी का वोट, वो इस बार जो शिफ्ट हुआ है वो बीजेपी को भी मिला है और बीजेपी की अच्छी वहां पे सीटें जीत रही है। दूसरी बात, जो गैर जाट का जो वोट है वो ऑर्गेनाइज हुआ और वो उसने उसके एंटी पे वोट डाला, तो वो जो एक पैकेज के रूप में बना और जो एक विधानसभाओं में 2-2, 3-3 जो जाट नेता खड़े हुए थे, क्योंकि वो बीजेपी की, क्योंकि उसमें था 36 कांग्रेस की तरफ से विरोधी और 33 बीजेपी की तरफ से बगावत करके खड़े हुए, तो वो उसके साथ भी वोट का डिवीजन हुआ। और जो वोट का डिवीजन होने के बाद क्या हुआ कि जो उनके संगठनों ने जो काम किया, वो उससे क्या हुआ कि उनका आज जो परिणाम मिला है, तो वो इस तरह से परिणाम मिला। अगर कांग्रेस भी उसी तरह से अगर कुछ काम करती, उनके कैंडिडेट भी लेट हुए हैं और फिर ये भी वहाँ के एक्सपर्ट ने बताया भी कि 72 कैंडिडेट वहाँ पहले ही भूपेंद्र जी को द्वारा घोषित, तो उसी टाइम ऐसा हो गया था। तो ये जो सब चीजें हैं, ये कांग्रेस को मंथन और विमर्श करना चाहिए अपनी पार्टी में। और क्योंकि सत्ता के लिए ये नहीं है कि सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन बात यहाँ ये है कि हम रेस पे रह गए और फिर पीछे हो गए, वहां पे एक विमर्श होना चाहिए और उससे परिणाम जो उनकी पार्टी है, उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं, वो निश्चित रूप से इसके जोड़ेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी से ही नहीं जीता जा सकता, क्योंकि वहां पे जो 17 एससी की सीटें थी वो ही महत्वपूर्ण थी। तो वहां के जो नेता का जो डिस्प्यूट आया, फिर बाद में राहुल जी ने उसको सॉर्ट आउट किया, लेकिन जब तक समीकरण बदल चुके थे, तो ये जो परिणाम है उसी के कारण दिख रहे हैं। और हो सकता है थोड़ी सी वो किया जाए, लेकिन दोनों राज्यों में मुझे तो ये लगता है कि पिक्चर क्लियर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक खबर अपने दर्शकों को बता दें, चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। देखिए यहां पर लड्डू खिलाते हुए और जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में। और एक बार फिर चर्चा की ओर लौटेंगे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी के पास। एसपी त्रिपाठी जी, मोहनलाल से जो है धर्मेंद्र प्रधान मिले, क्या इसका मतलब समझे? मोहनलाल खट्टर से धर्मेंद्र प्रधान मिले, देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है, तो किसी का मिलना मिलाना तो होता ही रहेगा। मैं आपको बता दूं, अभी अभी फिलहाल नड्डा जी ने भी बधाई दे दी है सैनी जी को, और ये भी स्पष्ट कर दिया है आलाकमान ने कि मुख्यमंत्री सैनी ही रहेंगे। तो मतलब अब मुझे जैसा अमित जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, अभी परिणाम बदल सकते हैं,
तो अब इस लेवल पे अगर हाईकमान वहां से उनको मुख्यमंत्री बनने के संदेश दे रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि उन्होंने भी सब कुछ आकलन कर लिया होगा, इसके बाद ही दिए। लेकिन अमित जी से यहाँ सवाल है, अमित जी कहाँ चूक रह गई है? पिछली बार आप 31 सीटों पे थे पिछले चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी 40 पे ही थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासन के बाद बढ़ जाती है, जो हमारे सामने है 47 सीटें, और अब आप 31 से 32 तक ही पहुंचते हैं। कहां चूक है? ये आपके आला कमान की चूक है, या वहां के क्षेत्रीय नेताओं की चूक है, या जो क्षेत्रीय नेताओं के बीच में अंतरकलह है उसकी चूक है? देखिए त्रिपाठी जी, अगर मैं समझता हूं कि अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा 1 आध घंटे रुकिए, अभी हम चूक की बात करेंगे तो मैं समझता हूं वो न्यायोचित नहीं रहेगी। और रही बात कि कांग्रेस एकता से लड़ी कि नहीं लड़ी, हर राजनीतिक दल, कांग्रेस भी पूरी ताकत से, चाहे किसानों की बात हो, उसको जनता से लेकर सदन तक पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कांग्रेस के नेताओं ने उठाया। दिल्ली में अगर कोई खिलाड़ी की मदद करने वाला कोई पहला नेता था, किसानों के पास जाने वाला कोई पहला नेता हिंदुस्तान में था तो राहुल गांधी था। और आज जिस तरीके से वहां हरियाणा में जो चुनाव की परिस्थितियां बिछी हैं, वहां कांग्रेस ने एकजुटता के साथ, ये लोगों का एक प्रचार है कि आज कांग्रेस अगर कुछ नंबर कम आते हैं तो उन्होंने कहा शैलजा जी की और हुड्डा जी की नहीं पटी, इसकी और उसकी नहीं पटी। आज अब हम चैनल को पहले देखें, टीवी चैनलों को, तो त्रिपाठी जी आपने कई बार, मैंने और आपने भी चर्चा करी है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के अंदर के जब चुनाव हुए थे कितनी गुटबाजी थी, हरियाणा में जब चुनाव हुए थे कितनी अभी हाल ही में गुटबाजी थी, कि अशोक तंवर जी चुनाव के दिन ही 2 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी पे थे, उसके बाद कांग्रेस में आ गए। तो ऐसा लगातार जनता भी कह रही थी, किसान भी कह रहा था, वहां पर सरकार ने उन पर अत्याचार, कठोराघात और केंद्र की मोदी की सरकार की नीतियां थी। ये परिणाम ठीक है, इतना कोई रेशो नहीं है। अभी मैं समझता हूं 1 घंटा रुकिए और परिणाम साबित होगा। और अगर कहीं ना कहीं विपक्ष में हमारी भूमिका होगी, निसंदेह एक बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हम मंथन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, और कहां कमी है उस बात का ध्यान भी रखेंगे। नहीं तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल हुआ ना आपका। हमारे वो वैद्य साहब अभी हैं, एक बार फिर उनसे बात कर लें कविता जी। मुझे जिस तरह अमित जी कह रहे हैं कि भाई पहले लहर थी, फिर धीरे धीरे गिरते गए, तो मैनेजमेंट, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ जो भाजपा का मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा रहा। कांग्रेस की किस मैनेजमेंट में कमी आई, वैद्य जी से आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल महेश वैद्य जी, यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के मैनेजमेंट में कौन सी कमी आई? हालांकि आप बार बार बीजेपी जो है कह रही है सॉफ्ट कॉर्नर शैलजा जी के प्रति, आपकी आवाज नहीं आ रही है महेश जी। महेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे तक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? शेख नासिर जी के पास चलेंगे। शेख नासिर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? एक बार फिर से भूपेंद्र सुल्लेरी जी के पास चलेंगे। भूपेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल है कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, जैसे जीत की लेते हैं उसी तरह से हार की भी जिम्मेदारी ले। और ये हमेशा जब भी परिणाम आते हैं इस तरह से विमर्श निकलता है। देखिए, हमने मध्य प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव देखा है और छत्तीसगढ़ का भी, अभी ये 5 राज्यों का देखा है, अभी इन 2 राज्यों का देख रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीड नहीं कर पा रही, क्योंकि वहां पे मैंडेट 2 कारण थे। एक 370 फैक्टर था और दूसरा था पीडीपी के साथ जो उन्होंने सरकार बनाई थी बीजेपी ने, तो वहां पे पीडीपी पिछड़ रही थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। और उनका जो पैक्ट बना कांग्रेस का, और उसने आज सत्ता के रूप में, भागीदारी के रूप में आगे आ गई वो। अब बात रही हरियाणा की, तो हरियाणा में मुख्य रूप से जो बात है, हरियाणा में निश्चित रूप से अच्छी पोजीशन में थी कांग्रेस, और बीजेपी ने भी परिवर्तन किया था। सैनी साहब को बैठाया और खट्टर जी को केंद्र में लाए, और उसका कांग्रेस ने बताया भी कि लास्ट टाइम नेता बदल रहे, उन्होंने विधानसभा भी नीचे अपने टाइम पे चलाई, बिल्कुल स्वीप किया है और इस तरह से। लेकिन उस बीच में संगठन काम करता रहा अपने स्तर पर, और नीचे स्तर पर कर बूथ लेवल पे कांग्रेस भी करती होगी, लेकिन जो मैनेजमेंट और जो प्रबंधन उनके रूप में, जो देखिए परिणाम रिजल्ट के रूप में देखा जाता है। जो आपने क्लास में काम किया, जो आपने अपने चुनाव क्षेत्र में काम किया, वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट में यही गिनती की जाती है कि आपने कितनी सीटें जीती और आपका कहां तक ग्राफ बढ़ा है। आज ये पोजीशन है कि जो आप पिछली विधानसभा में थे उस स्थिति में हो सकता है अभी आ जाए, लेकिन उस स्थिति से भी अच्छी
स्थिति नहीं है, लेकिन ये चीज तो निश्चित रूप से पार्टी की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और जिनके शीर्षक में चुनाव लड़ा जा रहा था और वो शीर्षक से चुनाव कहां फेल हो गया, क्या हो गया, वो ठीक है कि कहीं कमियां होती हैं, जब कमियां स्वीकारी जाती हैं तो कमियां निकलेंगी। लेकिन बीजेपी ने उसके अपेक्षा काम किया कि बीजेपी का इस तरह से नेता बदल देना, नेता बदलने के बाद फिर जाट एक बहुत एक तिहाई वोटर है उसके अगेंस्ट एक पिछड़ा जाति के उसको लाए और एक सामान्य व्यक्ति को लाके उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उसके रूप में संगठन ने पूरा काम किया और काम करने के बाद आज ये परिणाम आए। और आज उनके संगठन ने भी कहा कि वो उन्हीं के मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा। ये एक संगठन की एक ताकत दिखती है। तो ये निश्चित रूप से संगठन जिनको गढ़ता है बीजेपी में और उनको आगे ले जाती है। और कांग्रेस को इसी परिप्रेक्ष्य, क्योंकि जब उनका प्रतिद्वंदी उस तरह से है तो उनकी स्ट्रेटेजी भी उस तरह से बनानी पड़ेगी। अगर एक तरह से नहीं बनाएंगे तो हम कैसे भी अपने प्रतिद्वंदी को हरा पाएंगे। तो इस चीज की जिम्मेदारी तो कांग्रेस को करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, महेश वैद्य जी के पास चलेंगे। महेश जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? जी महेश जी, यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस क्या जजमेंट में चूक गई? पार्डन जी, कांग्रेस की बात करें, क्या कांग्रेस जो है वो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं चूक गई? क्योंकि उनका मुद्दा तो बहुत अच्छा था, किसान की बात करें, जवान की बात करें, अग्निपथ की बात करें, रोजगार की बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच थी। देखिए, एक संदेश गया जब किसान की बात की गई, पहलवान की बात की गई, जवान की बात की गई, तब भारतीय जनता पार्टी ये इनडायरेक्ट से साबित करने में कामयाब रही। घर घर जाकर के भाषण देने की जरूरत नहीं समझी उन्होंने, घर घर जाकर के ये समझाने में कामयाब हुई कि किसान आंदोलनरत है तो उनमें एक वर्ग विशेष है, पहलवान आंदोलनरत है उनमें एक वर्ग विशेष है, और दूसरे जो आंदोलन चल रहे हैं उनके पीछे भी एक वर्ग विशेष है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वरद हस्त है इन आंदोलनों के पीछे। इस बात को गैर जाट समुदायों ने स्वीकार किया है। दूसरी बात है, जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिली थी, मैं आप दूसरा कारण देखेंगे, आप पूरे दक्षिण हरियाणा की एक एक करके सीटों की बात करें। गुरुग्राम में कांग्रेस का जो चेहरा था वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी को बुलाने के लिए राजी नहीं। बादशाहपुर में जो था कांग्रेस का चेहरा, वो किसी को बुलाने के लिए राजी नहीं। पटौती में जो कांग्रेस का चेहरा थी वो किसी को दीपेंद्र हुड्डा के अलावा बुलाने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि जो मजबूत, जो हम कह रहे थे चिरंजीव राव लालू प्रसाद के दामाद जो यहाँ रेवाड़ी में चुनाव लड़ रहे थे, वो भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुणगान करने लगे। तब जाकर के उनकी स्थिति, वो जब जब हुड्डा से टकरा रहे थे, जब जब उनकी स्थिति कुछ सुधर रही थी, लेकिन उनको ढुलमुल मान लिया गया कि कभी हुड्डा खेमे में, कभी हुड्डा के खिलाफ। वो एक जगह स्टैंड करते तब भी मजबूत स्थिति में रहते। तो आप देखेंगे पूरे दक्षिण हरियाणा में किसी ने हिम्मत की कि कुमारी शैलजा को बुला ले, दूसरे किसी नेता को बुला ले। एक स्टार प्रचारक के रूप में दीपेंद्र हुड्डा बने रहे, उन्होंने पूरा पसीना बहाया। अगर कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस उस स्थिति में पहुंचती है, तो निश्चित रूप से दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा वन मैन शो रखने की बजाय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी रखने की बजाय भाजपा को आरोप लगाने का मौका नहीं देते कि बेटा बेटी की बापू बेटे की सरकार है, तो कहीं अधिक स्थिति रहती। डिसेंट्रलाइज करना चाहिए था शक्तियों का, कांग्रेस हाईकमान को भी देखना चाहिए था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने समर्पण नहीं करना चाहिए था, थोड़ी मजबूती दिखानी चाहिए थी, तो अच्छा संदेश था। ये तो बंद मुट्ठी तो रखी, चीफ मिनिस्टर का फेस भी डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, एसपी त्रिपाठी जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। वैद्य जी, हम थोड़ा सा इस काफी मैंने पिछले 3-4 दिनों से मैं इस सवाल का उत्तर जानना चाह रहा हूं, कई लोगों से मैंने अलग बात की। अंतिम समय पे राम रहीम को पैरोल पे छोड़ना और उनका फिर समागम करना अपने आश्रम में, ये कितना असरकारक रहा, और असरकारक रहा तो किसके पक्ष में रहा, बीजेपी या कांग्रेस? हरियाणा में जब 2%, 3% के अंतर से सीटें इधर उधर हो रही हो, तो मैंने पहले भी बताया था, मैं सिरसा गया भी था, डेरा में भी रुका, सिरसा में घूमा, पार्कों में भी घूमा, लोगों से भी जानकारी ली, तो 2 से 3%, किसी ने बताया मुझे 4% तक वोटों पर डेरे का असर पड़ता है। तो जब बाबा बाहर आते हैं और बीजेपी के नेता उनका गुणगान करते हैं, लोकसभा चुनाव में आपने नवीन जिंदल का वायरल वीडियो सुना होगा, जो किस तरह जो पिताजी की स्तुति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। तो इस चुनाव में भी निश्चित रूप से जो वहां की हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और हरियाणा में भी कुछ सीटें ऐसी जहां बाबा का थोड़ा असर है, लेकिन वो असर मैं मानता हूं 1% से 4% तक है।
और हरियाणा में इस बार जो परिणाम आ रहे हैं उनमें 1 से 4% का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जी बिल्कुल, दर्शकों को एक खबर बता देते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट पर बोले सांसद भारत सिंह कुशवाहा, जम्मू कश्मीर में मोदी ने लोकतंत्र स्थापित किया है। पहले इलेक्शन में धमाके होते थे, ऐसे हालात में चुनाव होते थे, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। पीएम की योजनाओं से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी पर विश्वास भरोसा हर चुनाव में किया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हरियाणा में भी मोदी जी के काम को जनता ने वहाँ सराहा है। मुख्यमंत्री जी का भी काम अच्छा रहा, इसलिए हमें जीत के रूप में तीसरी बार तोहफा हरियाणा में मिलने जा रहा है। इस तरह तो जम्मू कश्मीर के भी रुझान हमें विश्वास है कि वहाँ एक सही लोकतंत्र की इस चुनाव के माध्यम से स्थापना होगी। और एक बार फिर से चर्चा की ओर बढ़ेंगे। चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। एसपी त्रिपाठी जी, कुछ जो है क्लियर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो बीजेपी है वो कह रही है सरकार हमने बना ली है, ऐसे स्पष्ट तौर पे नहीं कही। हालांकि क्या कुछ कहेंगे आप? बना ही ली है। अभी अमित जी बेचारे अभी उस पर भरोसा जता रहे हैं कि अभी समय है और आधा घंटा 1 घंटा वो भी देख लेंगे। लेकिन इतनी स्थिति में जब मैं बता दूं, पिछली बार 40 सीट लेकर के जजपा के सपोर्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल सरकार चला ली। अंतिम समय में आपको भी मालूम होगा 1.5 साल बचे थे, तब जजपा ने माने दुष्यंत चौटाला ने समर्थन भी वापस ले लिया था, फिर भी सरकार चल रही थी। इस बार तो अगर 45, 46, 48 की सीटें हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मिलाने में ज्यादा विश्वास रखती है। उनके टूटने वाले नहीं है। वो अभी भी कुछ वैद साहब कहने वाले हैं। वैद साहब आप कहिए, लेकिन आप सवाल हमारा एक रह गया था। आपने कहा 1 से 4% का अंतर बहुत इसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो ये जो आपने कहा राम रहीम का, ये किस समुदाय के मतदाता उनके साथ ज्यादा है? किस समुदाय के लोग? जैसा मैंने सुना है कि दलित मतदाता जो लगभग 14 से 15 सीटों पे ज्यादा प्रभावी हैं, उधर उनका ज्यादा असर पड़ा है। अनुसूचित जाति वर्ग में उनका एक बहुत बड़ा समर्थक है, उनके अनुयायी है, तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होता है, ये आप मान लीजिए। जी, आप कुछ और कह रहे थे जब मैं सवाल कर रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाजपा ने बड़े तरीके से जजपा को अलग किया था, जजपा छोड़कर नहीं भागी थी। जी, तो अब इस बार ऐसा क्या हुआ कि जजपा का सुपड़ा साफ हो गया? इंडियन नेशनल लोक दल से अभय चौटाला जी चुनाव, अब उसके प्रमुख हैं, वो खुद भी चुनाव हार रहे, तो ऐसा क्या हुआ? कोर वोट जाट वोट था, जजपा का कोर वोट जाट वोट था। जाट भाजपा को फूटी आंख देखना नहीं चाहते, और जजपा को जो दंड दिया है वो इसी बात का दिया है कि आप भाजपा की गोद में बैठ गए थे। ये इतनी सी बात है। आप पार्टी कभी कहीं किसी एक सीट में कुछ महत्व दिखा? कहीं लड़ाई में रही है? पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है कुछ सीटों पर। आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो ऐसी कई सीटें आपको मिल जाएगी जहां आप पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। तो यह भी एक फैक्टर है कि वहां बीजेपी की सरकार बन रही। आप भी एक फैक्टर है जहां बीजेपी की सरकार बन रही है। और ये जो गठबंधन हुए, जिनको वोट कटुआ बोल रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये वोट कटुआ ने जो जितने भी वोट लिए हैं उनका नुकसान ओवरऑल कांग्रेस को ही हुआ है। भाजपा की तो मुट्ठी बंद थी, उसमें जितना वोट था वो खिसकने वाला नहीं था। कैडर का वोट था, भाजपा का अपना जो विचारधारा का वोट था, उसके खिलाफ जितने थे वो जितने वोट बटे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। इसी का भाजपा ने लाभ उठाया। ये भाजपा का ही तो मैनेजमेंट कहा जाएगा। जी, तो यहाँ पर फिर घर से निकल अमित शर्मा जी सवाल उठता है। ये एक तरफ जहां अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन के साथ आप पार्टी थी और आपने समझौता में दिल्ली में सरकार चुनाव लड़ा, तो वहां पे अगर आपने समझौता नहीं किया, मैनेजमेंट यही बात है, वहां आपका हाईकमान अगर मैनेजमेंट उनका समझौता करता तो हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं कई ऐसी सीटें हैं जहां आपके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अंतर ही कितना है, 5-6 सीटों का अंतर होता तो आप सरकार बनाने के करीब होते। तो आपका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अभी खेल रहा है। त्रिपाठी जी, बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगा। अगर इनका मैनेजमेंट बढ़िया होता, दूसरे समुदायों को लगता कांग्रेस उनकी है, ऐसा मैसेज दिया जाता, तो भी बिना आप पार्टी के पार पड़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो आपका भी नुकसान हुआ। अब अमित जी से सुनते हैं। मतलब अमित जी करेला और नीम में चढ़ गया मामला। देखिए त्रिपाठी जी, जैसा
हमारा आप पार्टी से गठबंधन है, और आप देखेंगे कि जब है कहाँ? नहीं हाँ। नहीं, मैं उस अभी पर सामने दिख रहा है। आ रहा हूं कि अभी हमने जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो हम वैसे नेशनल लेवल पे साथ थे, लेकिन पंजाब में आप पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस के सांसद अलग लड़े, और आप देखिए उसका क्या राजनीतिक परिणाम था, हमारी क्या सूझबूझ थी। अगर हम मेजोरिटी में, हो सकता है कि कुछ और कारण होता, या ज्यादा जीतते या कम जीतते, ये हर पार्टी, हमने भी उस समय वहां सोचा था। और जब केजरीवाल जी जेल में थे और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, वो बाहर आए, तो निसंदेह जो कांग्रेस पार्टी के वहां शीर्ष नेतृत्व हरियाणा के थे, उन्होंने कोई चिंतन और मंथन करा होगा, और अनाकारण से हम लोगों का पैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को किसी से भय था या कोई नुकसान था। नुकसान जरूर होगा कोई भी निर्णय करने पर, लेकिन वहां के किसान की बात, नौजवान की बात, जो हम लगातार पिछले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करते आए, लोगों की बात उठाते आए, किसानों की बात उठाते आए, उनके साथ खड़े होते आए, तो पार्लियामेंट में यही दिशा अलग थी। आज ये सब समीकरण सारे सब फेल हो गए। मोदी का जितना समीकरण उत्तर प्रदेश में था, मोदी जी के मैनेजमेंट देखिए आप, जो आदमी 4 लाख से प्रधानमंत्री जीत रहा हो, 5 लाख से प्रधानमंत्री जीत रहा हो, वो प्रधानमंत्री शुरुआत में पार्लियामेंट में 4 चुनाव में पीछे चल रहे हो, और वो बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख से चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी जहां उत्तर प्रदेश में गढ़ नाक की नीचे मोदी जी और योगी जी थे, वहां भी एक अनायास कारण हो। तो हर पार्टी ने, हमने भी सोचा, निर्णय लिया। आज हम विपक्ष में अगर उस नाते कम सीटों पर हैं, तो निसंदेह उस बात का चिंतन और मंथन हम करेंगे। उसकी नैतिकता है, उस पर विश्वास है। और लेकिन जनता के मुद्दे पर, चाहे किसानों की फिर बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, या जवानों की बात हो, कांग्रेस अगर सत्ता में होती है तो भी, और विपक्ष में होगी तो भी, इनकी बात मजबूती से उठाती रहेगी। जी बिल्कुल। एस त्रिपाठी जी, सवाल आपसे है कि यदि राहुल गांधी की बात की जाए तो लोकसभा परिणाम के हरियाणा बाद किसान बहुल है। मैं किसानों के बीच में गया, जाकर के उनसे सवाल किया। किसानों के पास जब भारतीय जनता पार्टी आंकड़े रखती है कि हमने बाजरा कितना खरीदा, और जब दक्षिण हरियाणा में देखेंगे तो बाजरे का जो भाव है, मैं बाकी फसलों की बात नहीं करता, तुलनात्मक रूप से मनोहर सरकार में जितना बाजरे का भाव दिया गया और जितनी मात्रा में बाजरा खरीदा गया, वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड की ही बात मैं बोल रहा हूं। इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। एमएसपी की कांग्रेस ने गारंटी की बात की, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें खरीदी, और इसका एग्जाम्पल रिकॉर्ड के आधार पर पेश किया। इससे यहाँ का किसान नाराज नहीं था भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस समझा नहीं पाई कि हम क्या अतिरिक्त देंगे, भाजपा समझा पाई कि हम भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से अतिरिक्त भाव दे रहे हैं किसानों को, एमएसपी पे नहीं भी खरीद रहे हैं, तो सस्ता अगर किसान का बिकता है तो जितना सस्ता बिकता है उसकी भावांतर भरपाई योजना से हम भरपाई कर रहे हैं। और किसानों के खाते में जो पैसे जो डाले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सिर चढ़कर बोले। और नरेंद्र मोदी का नाम और काम, ईमानदारी की बात है कि हरियाणा के गांव में मनोहर सरकार से और नायब सरकार से भी ज्यादा राष्ट्रवाद का मुद्दा हरियाणा में छाया रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में आ गई है, और अब शायद लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बना ले। एक त्रिपाठी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हरियाणा में भले ही हम विपक्ष में हों, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से वैद्य जी से पूछना चाहता हूं, क्या यही सब बातें पार्लियामेंट चुनाव में नहीं थी, जब सीधा फेस मोदी जी का था? वहां कांग्रेस और बीजेपी के किसान नहीं बैठे थे, वहां पर एक आम अन्नदाता बैठा था, यही एमएसपी की बात कर रहा था, वही बाजरे की मूल्य की बात कर रहा था, वही बारदाने की बात कर रहा था, अपने अधिकारों की बात कर रहा था। जिस तरीके से खट्टर सरकार ने किसानों की जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे थे, लगातार उनके अधिकारों को जो छीनने की बात थी, वही पंजाब और हरियाणा के किसान वहां ज्यादातर बैठे रहे। इसीलिए शायद उस बातों से मोदी जी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अभी मोदी जी का डायरेक्ट चेहरा नहीं था। मैं बात का जवाब देना चाहूंगा जी। प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र के कारण जो हरियाणा की जनता परेशान थी, लोकसभा चुनाव में उसकी खामियां, लोकसभा चुनाव में उसकी खामी थी, उसकी जो साइड इफेक्ट था वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा था। और लोकसभा चुनाव में शैलजा भी थी मजबूत चेहरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, और राज बब्बर भी थे। सर्वजातीय लगता था कि सर्वजातीय दल मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। इस बार ऐसा संदेश नहीं गया, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। जी अमित जी,
देखिए, कांग्रेस ने शैलजा जी की बातों, भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा फैलाती रही, शैलजा जी से बात करती रही, तोड़ने फोड़ने की जो नीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी की वैद्य जी है, उस पर वो लगातार काम करती रही। भले ही नंबर ऑफ सीट उसकी ज्यादा दिखाई दे रही है, अभी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम करे, लेकिन तो भी शैलजा जी टूट के नहीं गई। और यही बात आप मैं थोड़ा सा पहले ले जाऊंगा कि जब हम बात कर्नाटक के इलेक्शन की करेंगे, और थोड़ी सी बात अभी मैं जम्मू कश्मीर पे ले जाऊंगा, देश के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे, देश के गृह मंत्री जी क्या कह रहे थे, और उन बातों पर राजनीतिक जो मैनेजमेंट और समीकरण था, जो चेहरा था, वो मोदी का था। लेकिन जहां जीतते वह मोदी का चेहरा हो जाता है, और जहां हारते वह लोकल चेहरा हो जाता है। ठीक रहा, योगी पर फोड़ा गया, हार तो मोदी की भी थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में, हालांकि मेरा हरियाणा का विषय, जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की सरकार हार कर भी जीती है। आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हार कर भी नरेंद्र मोदी सरकार जीती है। कई बार इस तरह की हार कांग्रेस ने भी झेली है, लेकिन भारत जीतता रहा है। बिल्कुल, ये बात भारत तो हमेशा जीतता है। नरेंद्र मोदी थे तो भी भारत जीतता था, नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो भी भारत जीतेगा, कोई भी रहेगा तो भी भारत जीतेगा। प्रश्न भारत का नहीं है, प्रश्न वो जवानों की आड़ में राजनीति का नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी की बात थी, बहुत अच्छा 10 साल का, जब इसको सकारात्मक लेना चाहिए। देखिए, सकारात्मक की बात कर रहा हूं मैं कि 10 साल में जब हमने इस प्रशासन की बात करी कि चुनाव आज रोकेंगे, लोगों को बंद कराने का काम करा, बांटने का काम करा, लड़ाने का काम करा, तो इस पर भी मोदी की जिम्मेदारी थी, और डायरेक्ट निगाह मोदी जी की और अमित शाह जी की उसमें थी। और आज आप देखिए कि जहां पर हम उस तर्कों से सहमत हूं। बेटी में आखिरी बात, बेटी मैं आखिरी बात करना, महेश जी सुन लीजिए, वक्त की कमी है, एक आखिरी बात करना चाहता हूं कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर जम्मू से आते थे, जहां पर हर बातचीत हमेशा वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो आप नीतियों का परिणाम भी देखिए कि वहां पर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और पॉलिसी की, जो मोदी जी की पॉलिसी थी, वो फेल हुई है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। महेश जी आपका भी, शेख नासिर जी आपका भी, भूपेंद्र सुल्लेरे जी आपका भी, अमित शर्मा जी आपका भी, और एसपी त्रिपाठी जी आपका भी।